हाँ जी बच्चों, नमस्कार। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। गुड आफ्टरनून ऐश्वर्या, अस्मिता, अंशा, गुड आफ्टरनून एंड लेट अस स्टार्ट। आज आपके डाउट्स हैं अस्मिता, अंशा, और तो कोई है नहीं महाबली। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? टू पैरेलल रेल्स विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, 5 ओम रेजिस्टेंस है। एक की 10 ओम है, एक की 5 ओम है। तो 10 ओम किसकी है, 5 ओम किसकी है? 10 ओम इसकी मान लेते हैं, 5 ओम इसकी मान लेते हैं। ठीक है भाई। तो आपको करंट निकालना है। तो बच्चे ये तो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से। आशीर्वाद रूल दे डालो, नीचे आएगा पॉजिटिव, ये ऐसे बनेगा। तो अस्मिता, अनुषा, मैं सॉल्व तो इसे नहीं करने वाला। ये तो बेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपको, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और आंसर तो बनेगा। क्या यहाँ तक अस्मिता, अनुषा समझ आ गया? ठीक है। तो ये E1 हो गई, ये E2 हो गई। E1 की वैल्यू क्या होगी? इट इज 15R। कौन सी बेटा? ये 15 ओम ही है। कौन सी बेटा? तो E1 की वैल्यू होगी BLV। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.01, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी है 4। तो ये 1/100 हो गई, तो ये भी कट गई। तो ये 4 मिली वोल्ट आ गई। तो ये 4 मिली वोल्ट बन गई। E2 बच्चे निकाल लोगे आप। BLV 8 मिली वोल्ट है ना। तो ये 8 मिली वोल्ट बन जाएगी। आपको यहां से करंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चे, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू टू सेल्स connected in parallel but with opposite polarities? क्या ये सही है बेटा? ओके, एक बार फिर से यस लिख दो अगर ये क्लियर है तो। 10 ओम, 10 ओम, ओके ओके ओके, बस 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 बस। तो ये हो गया मेरे पास 15 ओम। ठीक है। अब आपके पास इस तरह के केस में इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। आर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। और सर्किट में करंट लिखना हो तो बेटा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर 5 ओम होगी। ठीक है अस्मिता, अनुषा, याद आ गया बच्चों? याद आ गया तो लिख दो यो यो। चल ठीक है बेटा, छोड़ दूं इसको? अस्मिता, अनुषा, छोड़ दूं? कर लोगे खुद? चलो बढ़िया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही परेशान करने वाला है, इसको सबसे एंड में करेंगे। ये तो हमेशा ही तंग करता है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A uniform but time varying magnetic field is present in a circular region of radius r. The magnetic field is perpendicular and into the plane of the loop, and the magnitude of field is increasing at constant rate alpha. There is a straight conductor of length 2r placed as shown in figure. The magnitude of the induced EMF across the road. Zero आंसर है क्या बेटा? क्या इसका आंसर जीरो है बच्चे? नो, जीरो नहीं है, जीरो होगा इसका आंसर। चेक करो, मेरे हिसाब से तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो जीरो होगा। ये अस्मिता, अनुषा का डाउट है। अस्मिता, अनुषा, क्या आंसर है बच्चे इसका?
दिलनाज आपका ये देखो बच्चे, अस्मिता का है, तो अस्मिता बताओ बेटा क्या आंसर है इसका। ये एंड ए मान लेता हूँ और ये एंड बच्चों में बी मान लेता हूँ। एक्चुअली इन दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि दोनों के लिए ही ये डिस्टेंस आर होगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर की तरफ है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाहर की तरफ हो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ में मिक्स तो नहीं कर रहा, रुकना। जो हम फार्मूला लिखते होते हैं वो लिखते होते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, आई थिंक सो, है ना। ओ ये गड़बड़ हो गई। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लिखते होते हैं, ये होता है R/2 R² इंटू dB/dt, कुछ ऐसा होता है। ये सही है। पाई R² α/4, रुको यार, रुको रुको रुको, जस्ट वेट एंड होल्ड ऑन। मुझे यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ के लिए इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है। तो एक काम करता हूँ बच्चों, सुनो जुगाड़। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिया है OAB, इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इसके साथ लिंक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लूंगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा, तो माइनस ये होगा B dB/dt इंटू एरिया। dB/dt मुझे कितना दे रखा है, अल्फा, और एरिया मुझे इस सेक्शन का देखना है। ये रेडियस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये भी इधर से आ रहा है, तो ये नहीं नहीं ये आर मत लिखो, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आर ये आर, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45 डिग्री, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 45 डिग्री। सही है। तो अब ये सेंटर पे एंगल बन गया 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री बन गया तो इस केस में भैया इस हिस्से की बात करेंगे, इस हिस्से का एरिया कितना आएगा, इस हिस्से का एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया है पाई R², ये एरिया 1/4 हो जाएगा, बाय 4 कर देंगे, तो ये आंसर बन जाएगा E की वैल्यू। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, माइनस अल्फा इंटू पाई R² बाय 4। ये इन दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगी, पाई R² इंटू अल्फा बाय 4। ये समझ में आ गया बेटा। देखो यहाँ पर तो कुछ भी है ना फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो सिर्फ जिस हिस्से में फील्ड है वहीं पे हम फ्लक्स को कंसिडर करेंगे। बढ़िया, गुनीत नागी को क्लियर है, अस्मिता अनुषा आपकी वेट कर रहा हूँ। डन बच्चों, यस सर क्लियर, दिलनाज को क्लियर, अस्मिता अनुषा का जवाब आ गया। लो जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है, थ्रू अ कंडक्टिंग कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज रैपिडली पुल्ड, खींचा गया है। ये बड़ा अजीब है, देखो यहाँ पे लिखा है पुल और यहाँ पे एरो अंदर की तरफ डाला हुआ है, तो ये तो पुश हो गया। थ्रू अ कंडक्टिंग कॉइल along its axis a short magnet is rapidly pulled with uniform velocity with its north pole entering the coil first, शायद इधर से ऐसे पुल किया गया होगा। Plot the variation of flux and induced current and power dissipated in the coil with time। तो बच्चों इसका कोई एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, बट इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल किया गया है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्या ऐसा है ग्राफ? पहले फ्लक्स इसके साथ लिंक बढ़ेगी, फिर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, फिर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्लक्स इसके साथ अंदर एंटर किया, एक मिनट, अंदर जा रहे हैं तो फ्लक्स पहले इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करके फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास, जब ये पूरा अंदर चला जाएगा, आधा अंदर आधा बाहर, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। जब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, उसके बाद ये और आगे जा रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली ये नीचे वाला साइड तो थोड़ा मुश्किल होगा, शायद ये इस तरह से तो बनेगा
कि फ्लक्स पहले बढ़ी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम होने के बाद कम होते होते जीरो हो जाएगी। सिर्फ इसमें मुझे चिंता क्या है बच्चों, ये देखो कि पहले यहाँ पे फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर कर रही हैं, ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ से बाहर आ रही है। जब ये मैग्नेट इधर से जाएगा तो साउथ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल में भी फील्ड लाइंस ऐसे ही आएंगी, तो ये सही है। अब ये जो ग्राफ बनाया है ये सही है फ्लक्स के लिए, कि देखो चाहे मैग्नेट अंदर जा रहा है चाहे बाहर आ रहा है, जो राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो राइट साइड से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ही आ रही हैं। तो मैं सोच रहा था शायद उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी, बट डायग्राम क्लियर बता रही है कि भैया इस बार भी फ्लक्स लाइंस ऐसे ही बाहर को आ रही होंगी। सो फर्स्ट पार्ट यही बनना चाहिए। इंड्यूस करंट की वैल्यू बेटा, इंड्यूस करंट पहले मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा, फिर जब फ्लक्स मैक्सिमम होगी तो इंड्यूस करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये इसके लिए शायद इंड्यूस करंट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ठीक वैसा ही जैसा कि आपने वो फॉलिंग मैग्नेट वाला केस किया था, शायद वैसा ही होगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों का ग्राफ लगभग वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही नहीं बनेगा, किस केस में बच्चे, गुरनीत पहले केस में, केस 1 में या केस 2 में? गुरनीत नहीं बेटा, दूसरे में तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि जब मैग्नेट एंटर कर रहा होगा तो वो फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगी रिंग, ठीक है। इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस इन सच ए वे कि वो मैग्नेट को पास आने से रोक के, जब मैग्नेट बाहर जा रहा होगा तो वो उसे दूर जाने से रोकेगी, तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चन है। मैग्नेट फॉल कर रहा है तो उस केस में भी लगभग ऐसा ही ग्राफ प्लॉट किया जाता है। मैग्नेट फॉल वाले केस में तो एक चीज और पंगे वाली होती है, उसमें ये पीक शार्प आती है, ठीक है, क्योंकि नीचे आते आते ये मैग्नेट कुछ वेलोसिटी भी गेन कर लेता है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स बढ़ जाता है। तो ये तो सही है बेटा। थर्ड पार्ट क्या है, पावर डिसिपेटेड इन कॉइल विद टाइम। अच्छा, पावर डिसिपेशन, पावर का फॉर्मूला अब हमारे पास क्या होगा? पावर का फॉर्मूला हमारे पास, क्या मैं आई स्क्वेयर आर लिखूं? ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पावर के केस में फिर ये ग्राफ ऐसा बनेगा, क्या ऐसा बन जाएगा? आई स्क्वेयर आर ही कर रहा हूँ बेटा मैं, पावर डिसिपेशन रिक्वायर्ड विद टाइम। क्या यही आंसर है बेटा अस्मिता? यस, ठीक है बेटा। क्या आपको क्लियर है बच्चे? अस्मिता, इज इट फाइन विद यू? यस, सो लेट अस चेंज स्लाइड। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B is given, B is equal to A plus BT exists in a cylindrical region of radius R, a rectangular conducting loop of dimensions R into 2R is kept as shown. Find the value of induced EMF in AE. ED, DB, अरे भैया इनमें तो जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगी, ये बाहर है, यहाँ पे भी जीरो होगी, यहाँ पे भी जीरो होगी, सिर्फ AE में होगी। अलग अलग साइड्स में पूछा है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन, ये तो फील्ड से बाहर है, या कुछ कंफ्यूजन है? रुको रुको, फील्ड वेरी करे विद टाइम, नहीं 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 रुको, यहाँ पे dB बाई dt कितना आ जाएगा हमारे पास? B आ जाएगा, ओके, जिसको आप अल्फा लिखते हो। अब मैं बात करता हूँ AE के लिए, लेट अस टॉक अबाउट लाइन AE। AE लाइन तो मेरे ख्याल से कोई एरिया इनक्लोज ही नहीं करेगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना आप लोगों को, कि आप ऐसे ले लो जैसे ये बाहर थी, तो मैंने आपको इस एरिया को इनक्लोज करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर AE तो कुछ एरिया इनक्लोज करेगी नहीं, तो AE के लिए तो बेटा मेरे ख्याल से इंड्यूस EMF जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं ED के लिए बात करूंगा तो ED के लिए बेटा मैं यहाँ से यहाँ तक ये एरिया लूंगा, तो इस एरिया के हिसाब से मुझे बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये R है, ये भी R हो जाएगी,
तो इस केस में मेरे पास E का फॉर्मूला होगा एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एरिया ये वाला लेना है, ये एरिया इतने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये मेरे पास एंगल बनेगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री के लिए एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाय 4। एरिया पर यूनिट एंगल मल्टीप्लाई बाय एंगल, ये पाई से पाई कट गया, पाई आर स्क्वायर बी बाय 8। क्या ये आंसर है ईडी के लिए? और मैं सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ ए बी के लिए भी, दोनों के लिए ये रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। और अब बारी आ गई हमारे पास ये वाली, तो यहाँ पे बेटा ये एरिया हो जाएगा, ये एंगल मेरे ख्याल से होने वाला है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि इस केस में 4BD ये वैल्यू इसकी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर बी बाय 4। क्या यही आंसर है बेटा? एरिया डबल कर लो बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है अस्मिता, अनुषा? यस। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक ट्रायंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS is hanging from a thread as shown. Thread is now cut. Compute the velocity with which the loop falls as a function of time. Show that if side PS is large enough, then loop will ultimately fall with constant velocity यानी कि terminal velocity. तो भैया ये लूप गिर रही है नीचे, तो इसको नीचे को खींच रहा है इसका वेट mg, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है। तो मैं मान लेता हूं कि किसी टाइम पे ये कुछ इस स्टेज पे आ गया, ठीक है, सच दैट इट हैज फॉलन थ्रू डिस्टेंस y, ये y डिस्टेंस के थ्रू फॉल कर गया है, और अब इसकी वेलोसिटी है v, नीचे को जा रहा है विद वेट mg, फॉलिंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v, और इस समय इसमें करंट कितना पास कर रहा होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, पहले वो देखते हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है BLV। क्या इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है? स्मॉल r दे रखी है। लेंथ कौन सी लेंगे? ये वाली लेंथ PQL दे रखी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, PQ इज L, तो ये BLV हो गया, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितनी आएगी, वो क्या होती है BIL, और I की वैल्यू होगी E/R, और L भी सही लग रहा है मेरे को, है ना। तो B का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा यहाँ पर, B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स होगी? ये फोर्स ऊपर को लग रही होगी, बच्चों चेक करो कोई गलती तो नहीं है मेरी। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस fm हो जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है? dv/dt, ये mg माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर तो नहीं होता ना, ये सही है ना, e की वैल्यू BLV, ठीक ही लग रहा है, वो पार में होता है। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है v, तो dv बाय इसको कर दो m के साथ कर दो भैया डिवाइड, तो यहाँ पे बचेगा g माइनस बचेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय MR, इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर आ गया dt, 0 से t तक, यहाँ पे 0 से v तक, ऑन इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू GMR अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय MR इंटू टी। देखना बेटा क्या यही आंसर है? चेक करना अस्मिता, अनुषा, बच्चे। यस। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी लिखनी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी में टाइम को इन्फिनिटी कर देना, तो टाइम इन्फिनिटी करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, आंसर बनेगा mgr अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी, आंसर टू सेकंड पार्ट। क्या ये ठीक है बेटा?
अस्मिता ओके बच्चे, सेकंड पार्ट हुई। इंटीग्रेशन क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, इंटीग्रेशन तो आपको आती है। इंटीग्रेशन, अब आपका जो मन में इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करना नहीं है, आपके मन में कि मैंने कैसे की, अगर मैं सही हूं तो। क्या मन में है अस्मिता, ये इंटीग्रेशन आती है बेटा? अरे भाई इंटीग्रेशन की है और कुछ नहीं की। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर मैंने एंटीलॉग ले लिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया, ये आंसर बन गया, ठीक है। अगर आप लोग मेरा जुगाड़ सीखना चाहते हो, जो मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू a/b इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बी सी टी, ये आंसर, ये जुगाड़ है मेरा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर है। ये है अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट्स ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0 एंड एवरेज करंट is 0. This means average power consumption is, बच्चों यहाँ पे IM मतलब मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमम करंट को बच्चों आप जनरली I0 लिखते हो, ठीक है। इसने ये कहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट्स का सम भी 0 होता है, ठीक है, एवरेज करंट्स का सम भी 0 होता है। फिर मीन एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है EV/IV cos phi। EV कितना होता है, IV इंटू जी इंटू IV, cos phi कितना होता है, R/Z। तो ये हो गया IV स्क्वायर इंटू R। IV क्या होता है, I0 बाय √2 स्क्वायर इंटू R, ये I0 स्क्वायर R/2 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चे। हाँ जी, ये नॉन मेडिकल वाले किसी बच्चे का डाउट था, क्या उसको क्लियर है, इज इट फाइन? जिसका भी था, पता नहीं वो महाशय आया भी है या नहीं। चलो ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन हो गया, कोई इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन है जिसका थोड़ा पंगा रहता है, उसको देखते हैं। इन एलसीएस सर्किट, यहाँ पे बात की गई है, इट इज इक्विवेलेंट टू डैम्प्ड पेंडुलम, ठीक है। इन एलसीएस सर्किट द कैपेसिटर इज charge to charge Q0 and LR circuit are connected. अब हमसे क्या कहा गया है, if a student plot graphs of a square of the maximum charge on the capacitor as a function of time for different values of L1 L2, then we have to tell कि कौन सा ग्राफ सही होगा। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, मुझे इसको कंपेयर करना है विद डैम्प्ड पेंडुलम। डैम्प्ड पेंडुलम में अगर मैं एनर्जी लिखता हूँ E, एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या होती है, E इज इक्वल टू E0 इंटू E रेज़ टू पावर माइनस T बाय M। एक मिनट रखना, A इज इक्वल टू A0 इंटू E रेज़ टू पावर माइनस BT/2M, ये होती है ना। हाँ, तो यहाँ पे B मिस हो गया, BT/M हो गया, ठीक है। एनर्जी में स्क्वायर हो जाता है, तो Q स्क्वायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा बच्चों, ठीक है। एनर्जी विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके करेगी। अब इस केस में जो मास का रोल है वो इंडक्टर प्ले करता है, जो डैम्पिंग का रोल है, शायद बी का रोल है, वो आर प्ले करता है। तो यहाँ मास का रोल एल प्ले करेगा। अगर मैं एल को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं E0 अपॉन E रेज़ टू पावर BT/M। अगर L को बढ़ाता हूँ, यानी कि M को बढ़ा लेता हूँ, M को बढ़ा लेता हूँ, तो ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू कम होगी, तो E रेज़ टू पावर भी कम हो गई, ये कम हो गई, तो एनर्जी की वैल्यू
बढ़ गई। यानी कि अगर मैं L को बढ़ाता हूं तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होगी। तो एनर्जी धीरे धीरे डिसिपेट होगी, एनर्जी को डिसिपेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या इसका आंसर ए है बेटा? हाँ, तो समझ में आ गया क्या किया? हाँ जी गुरनीत, समझ में आया बच्चे? ये एसएच के साथ लिंक करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। एसएच में हम ये पढ़ते हैं एनर्जी जो है वो एक्सपोनेंशियली डीके करती है, एनर्जी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। जो क्यू स्क्वायर है ना, बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करे क्यू स्क्वायर बाय 2c एनर्जी है, तो क्यू स्क्वायर भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो एनर्जी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। तो ये दोनों ग्राफ तो गलत ही हो गए। इन दोनों में से एक देखना है किसके लिए L1 L2 ऊपर आएगा। तो आपको पता है कि L इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रोल मास प्ले करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही रोल L प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसके साथ कंपेयर करके बेटा सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके साथ बच्चों हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यस बेटा, गुरनीत, यस। ओके, सो सेशन एंड कर रहा हूँ बच्चों, बाय।